सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। इग्नू का जो सेकंड ईयर का कोड है BHDLA 137 है, और जो कि हम देखेंगे संप्रेक्षण के विविध रूप, यानी कि चैप्टर नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे कि संप्रेक्षण के जो विविध रूप है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डेट्स क्लियर, आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो हमारा जो ये चैप्टर नंबर 4 इकाई है, इससे पहले जो भी इकाई हमने पढ़ा कि संप्रेक्षण क्या होता है, संप्रेक्षण के कौन कौन से रूप होते हैं, संप्रेक्षण की भाषा क्या होता है, कितने प्रकार से हम संप्रेक्षण को पूरा कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ा है। अब आ जाता है चैप्टर 4 का जो बुक का चैप्टर का नाम है संप्रेक्षण के विभिन्न रूप, यानी कन्वर्सेशन जिसे हम बोल सकते हैं, उसके टाइप्स बताने हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। बोल सकते हैं कि विविध रूप, यानी कौन कौन से प्रकार के टाइप होते हैं, संप्रेक्षण किस प्रकार से हमारा जो होता है देखने को मिलता है। तब इकाई के जो बात कर लेते हैं, इकाई का जो उद्देश्य है, यानी कि चैप्टर का उद्देश्य आपका देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर संप्रेक्षण से हमारा अभिप्राय ये हो जाता है कि जब एक मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे मनुष्य करता है तो वो आपका संप्रेक्षण कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनुष्य द्वारा जो बातचीत की जाती है, जिसमें मनुष्य का एक भावना या फिर उसके विचारों का आदान प्रदान होता है, वो आपका संप्रेक्षण कहलाता है। संप्रेक्षण के लिए एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि एक श्रोता और एक वक्ता। इट मीन्स कि श्रोता आपका सुनने वाला, वक्ता इट मीन्स बोलने वाला। ठीक है, तो वो आपका संप्रेक्षण के बोल सकते हैं कि प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य हमारा यही हो जाता है इस चैप्टर के इकाई का, जो पर्टिकुलर हमारा संप्रेक्षण है, मनुष्य अपने जीवन में सरल तथा अपने विचार को प्रकट करने के लिए तथा एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए संप्रेक्षण पूर्ण करता है, जिसके अंतर्गत हम मनुष्य की भावनाओं को भी देखते हैं। अब उसके बाद आ जाता है आपके प्रस्तावना की। प्रस्तावना जिस प्रकार आपका देखने को मिलता है कि आपका 4.1 है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। इट मीन्स कि आपका ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलर हम ये देखेंगे स्टूडेंट की, ये अगर चैप्टर की बात कर लेते हैं तो हम इसमें आपका संप्रेक्षण के तत्व पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उच्चरित और लिखित के रूप में पढ़ने वाले हैं कि उच्चरित संप्रेक्षण से क्या होता है, उनके रूप क्या होते हैं। समाज में साक्षरता का व्यवस्था पढ़ने वाले हैं कि जो संप्रेक्षण होता है साक्षात्कार के रूप में किस तरीके से होता है। और तथा संप्रेक्षण हम ये देखते हैं कि समाज का जो बोल सकते हैं रवैया है, संप्रेक्षण के माध्यम से किन किन स्थानों पे अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिलता है कि आपके संप्रेक्षण की बात कर लेते हैं तो ये आपका जो सब हेडिंग अब आता है 4.2, यानी कि संप्रेक्षण के विविध रूपों के परिचय। अब यानी कि संप्रेक्षण के विविध रूपों के परिचय हम देखेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो स्टूडेंट हमारा बात कर लीजिए संप्रेक्षण के विभिन्न रूपों के परिचय। तो पहली बात तो यह है कि मानव संसार में अपने जीवन को सरल तथा सुगम बनाने के लिए, यानी कि एक जो प्राणी है, प्राणी को हम क्या बोल सकते हैं, प्राणी जगत का मतलब क्या होता है, यानी कि प्राणी इट मीन्स कि हम अपने मनुष्य एक विचारों का आदान प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से संप्रेक्षण की प्रक्रिया अनेक रूपों में करता है। इट मीन्स कि अनेक प्रकार के रूपों में आपका करता है, तो वो आपका संप्रेक्षण का विविध रूप कहलाता है। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है। अब उसके तत्व अब उसके तत्पश्चात हमें यह देखने को मिलता है कि जो संप्रेक्षण होते हैं उनके अंतर्गत हमारी जो भावनाएं छुपी होती है कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस रूप में करता है, यानी कि जिस प्रकार करता है, सामाजिक आदान प्रदान और अनेक प्रकार के शामिल जो संप्रेक्षण है, जिसमें हमारे साक्षात्कार की भावना पाई जाती है। बोल सकते हैं कि हमारे शिक्षित व्यवस्था की भावना पाई जाती है, व्यवसायिक व्यवस्था की भावना पाई जाती है तथा आम बोलचाल की भावनाएं पाई जाती है। इन माध्यमों से हम अपने संप्रेक्षण का संवाद की स्थिति देख सकते हैं या फिर संप्रेक्षण की स्थिति देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे संप्रेक्षण के विभिन्न मतलब निम्नलिखित जो रूप है आपका देखा जाता है। पहला आपका आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार साक्षात्कार पूर्ण रूप से हमें यह देखने को मिलता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसका उद्देश्य ही होता है एक प्रमुख मुद्दे पर, यानी कि प्रमुख मुद्दे पर किया गया वार्तालाप जो दो
शिक्षित व्यक्तियों के रूप में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो साक्षात्कार होता है पूर्ण रूप से एक मुद्दे के रूप में देखा जाता है जिस पर एक टॉपिक पे वार्तालाप की स्थिति देखने को मिलती है। लाइक दैट, जैसे कि ये कि अब जैसे मान लेते हैं कि हम ये बोलते हैं आपके अध्यापक जिस प्रकार से कोई स्कूल में निर्णय लिया जाता है कि हाँ अब स्कूल का जो पढ़ाने का तरीका है, टीचर्स किस तरीके से टाइम टेबल बनाएंगे, तो उस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा ये आपका साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है। और इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि साक्षात्कार का जो तरीका होता है एक सम्मानजनक व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है, तथा इसमें हमें यह भी देखने को मिलता है कि साक्षात्कार पूर्ण रूप से हमारे नौकरी या फिर हमारे व्यवसाय के क्षेत्र में साक्षात्कार की स्थिति देखने को मिलती है। तो मैं साक्षात्कार की बात कर ले तो वो एक प्रमुख मुद्दे या फिर विशेष मुद्दे पे किया गया वार्तालाप की स्थिति ही साक्षात्कार की व्यवस्था कहलाती है, जिसके अंतर्गत हमारा व्यवसायिक क्षेत्र पूर्ण रूप से यहाँ पे सम्मिलित होता है, यानी कि यहाँ पे समाहित होता है कि आपका देखा जाता है कि साक्षात्कार व्यवसायिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगर नौकरियों की बात कर ली जाए तो साक्षात्कार में जिसमें एक देखा जाता है कि एक प्रश्नकर्ता तथा एक उत्तर देने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि प्रश्न पूछने वाला और एक उत्तर देने वाला व्यक्ति देखने को मिलता है, वो आपका साक्षात्कार की स्थिति कहलाता है। क्लियर। अब उसके बाद हमारा आ जाता है संवाद। संवाद क्या होता है? देखो, संवाद एक ऐसी स्थिति होती है जो साक्षात्कार के समान मानव अपनी भावनाओं को प्रकट पूर्ण रूप से करता है या फिर विचारों का आदान प्रदान कर कर अपनी भावनाओं को समझता है, उसको मतलब एनालिसिस कर सकता है, समझ सकता है, और वही आपकी संवाद की स्थिति पूर्ण होती है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मानव पूर्ण रूप से अपनी वार्तालाप की स्थिति पूरा करता है और सामने वाला व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझ कर उसकी प्रतिक्रिया फिर या उत्तर देता है, वो आपका संवाद कहलाता है। संवाद पर्टिकुलर हमें ये देखने को मिलता है कि संवाद की स्थिति तभी स्थापित हो पाती है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं, आपके विचारों को समझ सकता है या फिर सूझबूझ कर सकता है, तभी हमारा संवाद की स्थिति पूर्ण होता है। और इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि संवाद का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा व्यापक है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि संवाद की स्थिति हमारे समाज में निरंतर काल तक चलती रहती है। हम एक स्थान पर संवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति आज हमारे पास बैठकर कोई ना कोई संवाद कर ही रहा होगा। तो जो संवाद का क्षेत्रफल है वो व्यापक या फिर फैला हुआ पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक आदान प्रदान के प्रकार। यानी कि जो सामाजिक आदान प्रदान के प्रकार बोल रहे हैं, तो देखो, जिस प्रकार हम अपने जीवन में अलग अलग लोगों से, अलग अलग समाज के वर्गों के लोगों से मिलते हैं, तो उनके आपस में आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है अलग अलग स्थितियों में पाई जाती है। अब समाज में कोई बड़ा व्यक्ति यानी से हमारे से बुजुर्ग रहते हैं, तो हम उनसे निष्ठापूर्वक या थोड़ा प्रेम की भावना तथा उनसे आदर सम्मान की भावना से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उनसे हम आदान आदान प्रदान की प्रक्रिया के औपचारिक रूप में तथा एक मनोरम रूप में किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम जो शब्दों का प्रयोग या शब्दों का जो चयन करते हैं, यानी कि जिन शब्दों का चुनकर हम अपने वार्तालाप की स्थिति बनाते हैं या फिर आदान प्रदान करते हैं, वो पूर्ण रूप से हमें ये देखने को मिलता है कि मनुष्य पर निर्भर तथा समाज के वर्गों पर निर्भर होता है। और इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि जिस प्रकार समाज में अलग अलग रस्म, रीति रिवाज तथा व्यवसाय क्षेत्र हैं, उनमें जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जिसके अंतर्गत जो हमारा सामाजिक आदान प्रदान है वो स्थानों तथा आपके व्यवसाय तथा आपके जो कृतियां हैं, जो आपके संस्कृतियां हैं, उन सभी के अनुसार अलग अलग तरीके से सामाजिक आदान प्रदान की प्रक्रिया पाई जाती है। क्लियर हो गया? साक्षात्कार की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आपका 4.3 आपका देखा जाता है, ये आपका साक्षात्कार सब हेडिंग आ जाता है 4.3। इसके अंतर्गत जो भी हमने इससे पहले जो पढ़ा, तो हमने संवाद और सामाजिक आदान प्रदान तथा साक्षात्कार के रूप में पढ़ा। तो यहाँ पे अब जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार के अलग अलग 5 सिद्धांत पाए जाते हैं। ठीक है, कि साक्षात्कार कितने तरीके से किया जाता है। तो आपका आ जाता है पहले
औपचारिक संप्रेषण, परस्पर संवाद और दो पक्षों का शामिल होना, और उसके बाद गंभीर विषय तथा उसके बाद प्रश्नोत्तर शैली। ठीक है, ये आपका साक्षात्कार पाया जाता है। अब आपने देखा कि परस्पर साक्षात्कार एक ऐसा मुद्दा है या एक ऐसी स्थिति है जब मनुष्य आम तौर पर एक व्यक्ति के बीच परस्पर आदान प्रदान की भावना पाई जाती है, यानी कि एक दूसरे के बीच आदान प्रदान की भावना को ही साक्षात्कार कहा जाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि साक्षात्कार की जो व्यवस्था होती है, एक पूछने वाला और दूसरा एक जवाब देने वाला होता है। ठीक है, इट मीन्स कि एक प्रश्न करने वाला व्यक्ति तथा एक दूसरा आपका उत्तर देने वाला व्यक्ति होता है। ये आपका साक्षात्कार कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इसके पहले पॉइंट की, जिसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट आता है कि साक्षात्कार के जो बोले जाते हैं कि औपचारिक संप्रेषण, औपचारिक औपचारिक संप्रेषण। देखो, औपचारिक संप्रेषण साक्षात्कार का पहला सिद्धांत और महत्वपूर्ण सिद्धांत पाया जाता है, जिसके अंतर्गत हम पूर्ण रूप से अपने व्यवसाय तथा अपने एक निश्चित क्षेत्र में इन औपचारिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आप जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, लाइक डेट किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर जो स्थिति पाई जाती है आप औपचारिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि राजनीति व्यवस्था हो गई, चाहे किसी भी आपका स्कूल हो गया, आपके कॉलेज हो गए, वहाँ पे जिस प्रकार आप साक्षात्कार करते हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो गया या फिर आप कहीं पे जॉब देने गए और वहाँ पे आप सिलेक्शन हो रहे हो, तो वहाँ पे जो साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति होता है, पूर्णतः आपका देखा जाता है कि दोनों के बीच जो बातचीत होता है या फिर शब्दों का आदान प्रदान होता है, वो औपचारिक संप्रेषण के रूप में पाया जाता है। सामने वाला व्यक्ति यानी कि प्रश्नकर्ता यानी कि प्रश्न करने वाला व्यक्ति भी आपसे औपचारिक भावना के रूप में प्रश्न पूछता है, तथा जो उत्तर देने वाला यानी कि उत्तर देने वाला जो व्यक्ति है, वो भी आपको जो उत्तर देता है वो आपको क्या देता है, औपचारिक संप्रेषण के रूप में देता है। लाइक दैट, जैसे अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो मैंने जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा कि दिव्या मेरे को ये बताइए कि औपचारिक संप्रेषण होता क्या है। मान लो कि दिव्या ने मेरी ये बात सुनी और वो बोले कि सर, औपचारिक संप्रेषण से हमारा अभिप्राय ये है कि जिसके अंतर्गत हम अपने शब्दों का चयन सुसज्जित तथा सम्मान पूर्वक शब्दों का करके अपने व्यवसाय के क्षेत्र में करते हैं, वो सब आपका औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। तो आपने क्या देखा कि दिव्या ने मेरे से किस प्रकार से निष्ठापूर्वक शब्दों का प्रयोग किया, लाइक डेट सुंदरता और सुसज्जित शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि सम्मान देते हुए शब्दों का प्रयोग किया, वो आपका औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स? अब बात कर लेते हैं आपका परस्पर संवाद। परस्पर संवाद की बात आ जाती है। परस्पर संवाद में हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर जो परस्पर संवाद होता है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति तथा आप जो दोनों बोलने वाले व्यक्ति है, एक दूसरे के परस्पर सामने हो। परस्पर संवाद में आपका डिबेट की व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी कि बोल सकते हो कि एक विचारों का टकराव देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम परस्पर संवाद है ना, पूर्ण रूप से संसदीय व्यवस्था या फिर संसद के सदस्यों के रूप में देख सकते हैं कि वो किस प्रकार परस्पर एक दूसरे के मतलब विपक्षी के होते हुए विपक्षी की भावना में वो क्या करते हैं, एक दूसरे से परस्पर संवाद करते हैं, ताकि अपनी बात वो खुद रख सके। परस्पर संवाद में हम ये भी देखने को मिलता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है, बोलने वाला भी हो सकता है और आपका श्रोता भी हो सकता है। इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता कि सामने वाला कब बोलना चाहे, कब आपका सुनने वाला कब मौन हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि परस्पर संवाद का मतलब ही होता है कि परस्पर संवाद का मतलब ही होता है पूर्ण रूप से आपकी भावनाओं का ये देखने को मिलता है कि जब अपनी बातों को आप प्रकट करते हो दूसरे के सामने, तो सामने वाला आपके ख्यालों को तुरंत पकड़कर यानी कि तुरंत उसका उत्तर देने में बोल सकते हो कि बाधित हो सकता है, या फिर वो तुरंत आपका जवाब देता है, वो आपका परस्पर संवाद कहलाता है। लाइक दैट, मैं अभी आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ, अभी मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि योगिता जस्ट बताइए कि आपका क्या संप्रेषण से अभिप्राय है, तो वो तुरंत उत्तर देंगे। ये आपका परस्पर संवाद है। परस्पर संवाद में दो व्यक्तियों का आपस में एक साथ एक्टिव रहना जरूरी होता है। एक्टिव यानी कि बोल सकते हो कि मतलब एक्टिव इट मीन्स क्या है कि तुरंत वो जवाब दे सके,
वो आपका एक्टिव कहलाता है। ये आपका परस्पर संवाद की भावना कहलाती है। बात कर लेते हैं परस्पर संवाद, जिसके अंतर्गत हमने जो देखा कि परस्पर संवाद में हमारा एक लास्ट पॉइंट ये भी हो जाता है ऐड, कि इसमें जो बात करने का समय सीमा होता है वो इसमें खपत समय सीमा की खपत खपत नहीं देखने को मिलती। ये पूर्ण रूप से लगातार किया गया संवाद के रूप में देखा जाता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका दो पक्ष का शामिल होना, यानी कि दो पक्ष का शामिल होना। इट मीन्स कि जो देखा जाता है कि यहाँ पर जो साक्षात्कार किए जाते हैं, यानी कि दो व्यक्ति जब बातचीत करते हैं तो दो पक्षों का होना बहुत जरूरी होता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो साक्षात्कार की स्थिति पाई जाती है, सामने वाला व्यक्ति भी आपकी भावनाओं को सुने तथा आपका जवाब दे। अब मान लीजिए जो दो पक्षों का आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रश्नकर्ता और आपका उत्तरकर्ता होना जरूरी होता है, वो आपका दो पक्ष का शामिल होना कहलाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर दो व्यक्ति होते हैं, एक तो आपका प्रश्न करने वाला, दूसरा आपका पूछने वाला, वो आपका दो पक्षों का शामिल होना कहलाता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पूर्ण रूप से हमें ये देखने को आता है कि यह गंभीर विषय, गंभीर यानी कि बोल सकते हो कि विशेष विषय। पर्टिकुलर क्या होता है, गंभीर का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी एक गंभीर टॉपिक पे बातचीत चल रही हो। तो जो साक्षात्कार किया जाता है ना, पूर्ण रूप से उसका एक गंभीर विषय ही देखने को मिलता है। साक्षात्कार गंभीर विषय पर ही किया गया, यानी कि आवश्यक विषय पर किया गया वार्तालाप ही साक्षात्कार कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि साहित्य क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में, चुनाव का जो आप देख सकते हो कि जो बातचीत की जाती है, चुनाव का जो प्रचार किया जाता है, वो भी एक गंभीर विषय के रूप में देखने को मिलता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अब चुनाव की प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो एक चुनाव का बहुत अच्छा नारा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरीके का जो नारा होता है, तो ये एक गंभीर विषय के रूप में देखा जाता है। मतलब बोल सकते हो जाति पात को समाप्त करना, ये भी एक गंभीर विषय के रूप में हो गया। जनसंख्या इकट्ठे करके एक समान खड़े होना, ये भी आपका गंभीर विषय के रूप में देखा जाता है। देखिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नौकरियों के लिए साक्षात्कार। अब जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आपका ये पॉइंट आ जाता है नौकरियों के लिए साक्षात्कार, और इसमें जो हम शब्दों का चयन करते हैं, पर्टिकुलर वो शब्द और चुनिंदे शब्दों का चयन करते हैं, जितनी हमें आवश्यकता होती है उतने ही हम शब्दों का चयन करके अपने वार्तालाप को पूर्ण करते हैं, तथा इसका एक निश्चित समय और तथा सीमा भी देखने को मिलता है। आप ये नहीं देख सकते कि इसमें जो भाषा बोली जाती है, एक तो आपका औपचारिक रूप में तथा सम्मान पूर्वक शब्दों का चयन किया जाता है, और आपके नौकरियों में ये देखने को मिलता है कि जो बात की जाती है वो आवश्यकतापूर्ण बात की जाती है, ना कि किसी भी वाद विवाद पर बातचीत की जाती है। आवश्यकता अनुसार ही हम अपनी अपनी संवाद की स्थिति को पूर्ण करते हैं, वो आपकी नौकरियों में किया गया साक्षात्कार के अंतर्गत देखने को मिलता है। जिसके अंतर्गत नौकरियों में साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है कि यहाँ पर आपके तीन सब हेडिंग्स बन जाते हैं, जिसके प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं, यानी कि जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसमें वह व्यक्ति शामिल होते हैं जो सर्वांगीण रूप से प्रतिभा, या फिर उनका मतलब बोल सकते हो कि वो सक्षम होते हैं, वो एक अधिक उनका जो ज्ञान होता है ना, वो अत्यधिक देखने को मिलता है, और ये एक परीक्षा के व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाएं होती हैं, वो पूर्ण रूप से आपका देखा जाता है कि सेवाएं तथा मतलब दुर्लभ परीक्षाओं का शामिल एक अंश पाया जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तथा आप एक दोनों दोनों एक दूसरे के विपक्षी या फिर प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपक्ष के रूप में क्वेश्चन उत्तर या फिर प्रश्न के रूप में, परीक्षा के रूप में हम एक दूसरे के सामने आमने सामने टकराव की स्थिति में देखते हैं। वो आपका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं के रूप में देखने को मिलता है। जिस प्रकार हम अपने स्कूल में जब कंपटीशन वाली भावना आती है, तो वो आपकी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं के रूप में देखा जाता है, जो कि आईएएस, यूपीएस और आईपीएस की जो परीक्षाएं होती है, वो आपकी प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाएं के रूप में देखी जाती है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक जो मनुष्य होता है ना, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में उसकी जो सक्षमता होती है, वो धैर्य निष्ठित हो, दृढ़ संकल्पना होती है उसकी, मतलब वो सहन शक्ति होता है उसमें, एक बोल सकते हो कि एक
एक उसमें ऐसी परिस्थिति पाई जाती है कि वो पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से अपने आप को हैंडल कर पाता है, ये सारी भावनाएं उसके अंतर्गत देखने को मिलती है। वो आपकी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं के रूप में देखा जाता है। ये मानव को आईपीएस और यूपीएससी और आईएएस की स्थिति और आईएएस के परीक्षाओं में ये प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं की स्थिति, ये उदाहरण आपकी कहलाती हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपका आ जाता है व्यावसायिक सेवाएं। देखो, व्यावसायिक सेवाएं जिसके अंतर्गत हम अपने व्यवसाय की बात कर लेते हैं, पर्टिकुलर एक जॉब की बात कर लेते हैं। व्यवसाय एक जॉब के रूप में जाना जाता है जिसका हम नौकर बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि जो इतने हैं वो आपके व्यावसायिक क्षेत्र में आते हैं। जो चिकित्सा तथा शिक्षा, टीचर्स, ये जितने भी है एक व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कॉलेज, विश्वविद्यालय में ये जितने पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वो व्यावसायिक सेवाएं के रूप में आते हैं। इनकी जो साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है वो पूर्णतः औपचारिक रूप में देखने को मिलता है। अब उसके बाद आपका आ जाता है शैक्षिक सेवाएं। शैक्षिक सेवाएं जिसके अंतर्गत एक अध्यापक का पूर्ण रूप से यहाँ पर रोल हो जाता है। व्यवसायिक देखो, शिक्षा भी आ जाता है व्यवसायिक में, लेकिन वहां पे पूर्णतः आपका शैक्षिक सेवाएं में अध्यापक का ही रोल देखने को मिलता है। जिसके अंतर्गत हम अपने अध्यापक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलेजेस, जो स्कूल्स हो गए, जो आपके बोल सकते हो कि किसी कल्चर या फिर आपके गुरुकुल हो गए, इस तरीके के जो वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका अध्यापक यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में आपका रोल अदा करने वाला व्यक्ति होता है। ये पूर्ण रूप से आपके शिक्षा व्यवस्था आ जाती है। जो स्कूल्स, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय की जो नियुक्ति की जाती है, यानी कि विश्वविद्यालय में जो कॉलेज, जो प्रोफेसर, जो आपके लेक्चरार होते हैं, वो जो जिस प्रकार से शब्दों तथा जिस प्रकार से वो एक दूसरे अपने वार्तालाप करते हैं, तो वो शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जिसके अंतर्गत वो एक साथ छात्र साक्षात्कार के रूप में जाने जाते हैं। जिसके उसके बाद आपके देखने को मिलता है कि इनका जो एक रवैया होता है बातचीत करने का, वो पूर्णतः हमें ये देखने को मिलता है कि औपचारिक दृष्टिकोण के अनुसार ये अपने संवाद या फिर अपने साक्षात्कार की व्यवस्था को पूर्ण करते हैं, ना कि अनौपचारिक व्यवस्था में। ये पूरी तरीके से वैसे वैसे शब्दों का जिस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति आपको शिक्षित तथा एक पढ़ा लिखा इंसान समझे, वैसे शब्दों का प्रयोग करके या फिर अपने उन शब्दों का चयन करके अपने वार्तालाप की स्थिति को पूर्ण करता है तथा साक्षात्कार की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। वो आपका शैक्षिक सेवाएं के पूर्ण रूप से स्थिति पाई जाती है। अब उसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट 4.3.2, यानी कि साक्षात्कार के अन्य रूप। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि साक्षात्कार के अन्य रूप की बात कर ली जाए तो साक्षात्कार के जो देखे जाते हैं, आपके साक्षात्कार कई प्रक्रियाओं के रूप में देखने को मिलता है। जिसके अन्य रूप की बात कर ली जाए, जिसमें आपका पहला पॉइंट आ जाता है विशिष्ट व्यक्तियों से साक्षात्कार, यानी कि कुछ खास व्यक्तियों से किया गया साक्षात्कार आपका विशिष्ट कहलाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो इनमें अत्यधिक वह लोग शामिल होते हैं जो आपके देखा जाए कि किसी निश्चित क्षेत्र में या फिर किसी निश्चित कार्यालय में इनका एक विशिष्ट अधिकार होता हो। जैसे कि मान लिया जाए विशिष्ट व्यक्तियों में साक्षात्कार की बात की जाए तो इसमें आपके आ जाते हैं राजनेता, कलाकार, साहित्यकार और आपके बोल सकते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर, टेलीविजन समाचार पत्र के जो रिपोर्टर होते हैं, वो आपके विशिष्ट व्यक्तियों के बीच साक्षात्कार कहलाते हैं। यानी कि जब हम इनसे बात करते हैं, वो आपका विशिष्ट व्यक्तियों के बीच किया गया साक्षात्कार की स्थिति पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, कोई एंकर है। जैसे कि मान लीजिए कोई एंकर यानी कि न्यूज़ रिपोर्टर हमारी मतलब हमारे से कुछ आंसर पूछ रहा है कि हाँ, मान लीजिए कि कोई घटना घटी हमारे एरिया में, न्यूज़ रिपोर्टर आया भाई हमारे से मतलब बातचीत कर रहे हैं कि हाँ, ये घटना कब घटित हुआ, आप कहाँ पे थे, ये किस प्रकार से घटित हुआ। तो अब मैं जो उनसे वार्तालाप करूंगा वही हमारा विशिष्ट व्यक्तियों के बीच किया गया वार्तालाप या फिर साक्षात्कार की स्थिति पाई जाती है। हमने विशिष्ट व्यक्तियों के बीच मतलब साक्षात्कार जो हुआ था, इसके अंतर्गत आपके राजनेता, आपके न्यूज़ रिपोर्टर, अलग अलग प्रकार के कलाकार और अलग अलग प्रकार के जो बोल सकते हो कि जो पद पर विराजमान है, जो साहित्य क्षेत्र में भी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में या फिर पत्रिकाओं के क्षेत्र में,
न्यूज रिपोर्टर के एंगल में, तो उनके बीच उनसे जो हम परस्पर संवाद या फिर साक्षात बातचीत करते हैं, वो आपके विशिष्ट व्यक्तियों के बीच किया गया साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे साधारण व्यक्तियों की, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी कि साधारण व्यक्तियों के बीच किया गया साक्षात्कार। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वे यहाँ पर ये होते हैं जो चुनाव या फिर अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो कस्बे या गांव में जिस प्रकार से बोल सकते हो प्राथमिक चुनाव होता है जो छोटे स्तर पर देखने को मिलता है, हम उनसे जो बातचीत करते हैं, या फिर टेलीविजन के रूप में जिस प्रकार से कई बार एंकर्स हमारे मतलब घर से बैठे बैठे हमारे हमसे वार्तालाप करते हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसे क्षेत्र में विराजमान लोग हो, जैसे कि आपका जिला अध्यक्ष हो गया या फिर बोल सकते हो डिप्टी मिनिस्टर हो गया, यानी कि जिला का अधिकारी यानी कि जिला पुलिस का जो अधिकारी होता है, उससे बातचीत करते हैं, तो वो आपके पूर्ण रूप से देखा जाता है कि विशिष्ट ना होकर वो साधारण की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो इनका अधिकार होता है पूर्णतः साधारण ही ना होकर ये एक ऐसे चुनावी व्यवस्था के रूप में आते हैं जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये साधारण उस प्रकार नहीं होते जो आम नागरिक या फिर साधारण लोग होते हैं। ठीक है, इसे पूर्णतः साधारण के रूप में नहीं देखा जाता। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये साधारण व्यक्तियों के ऊपर पाए जाते हैं जो आम कस्बे और जो बोल सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से पंचायती होता है, तो हाँ उन वो आपके साधारण व्यक्तियों के साक्षात्कार के रूप में पूर्णतः देखे जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक प्रयोजन के लिए किया गया साक्षात्कार, यानी कि समाज के किसी कारण किया गया जो साक्षात्कार कहलाता है वो सामाजिक प्रयोजन, यानी कि समाज के भलाई तथा समाज के बोल सकते हैं विकास के लिए जो किया गया आपका वार्तालाप है, वो सामाजिक प्रयोजन के लिए किया गया साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आपका भी हम ले सकते हैं कि समाज में एक बहुत सी ऐसी धारणा है जिसके अंतर्गत हम ये बात आती है कि समाज में जो लड़के लड़की होते हैं, उनके पढ़ाई, उनके शिक्षा, उनकी व्यवस्था पर जिस प्रकार से समाज में जो मुद्दे चलते हैं कि इस क्षेत्र में स्कूली क्षेत्र व्यवस्था बनाई जाए, स्कूलों को अपनाया जाए, स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, समाज में नागरिकों को लड़का लड़की को एक प्रकार भेदभाव के रूप में ना देकर एक व्यवस्था, एक सम्मान के रूप में देखा जाए, एक दृष्टिकोण को अपनाया जाए, और इसके अंतर्गत आपका देखा जाता है लड़की को ही पूर्णतः अधिकार हो। ये सारी बातें जब हम करते हैं तो वो आपके सामाजिक प्रयोजन के लिए किया गया साक्षात्कार है। साक्षात्कार इसमें यह भी देखने को मिलता है कि समाज में कोई दुर्घटना हो गई, जैसे कि सड़क हादसा हो गया या फिर सड़क पूर्णतः खराब है, तो उस रूप में हम उसके विकास के लिए या फिर उसको निर्माण के लिए दोबारा उसमें आपका बोल सकते सृजन करने के लिए हम जिस प्रकार से हम संवाद करते हैं, वो आपका सामाजिक प्रयोजन के लिए किया गया संवाद साक्षात्कार कहलाता है। जो है आपका 4.4 संवाद की स्थिति, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि संवाद एक ऐसा सशक्त माध्यम पाया जाता है जिसके अंतर्गत हमारा देखा जाता है कि एक व्यक्ति जिस रूप में अपने शब्दों का चयन करके अपने बातचीत को पूर्णतः करता है या फिर अपने भावनाओं को प्रकट करके दूसरे व्यक्ति तक अपनी भावनाओं को पहुंचाता है, और सामने वाला व्यक्ति उस भावनाओं को समझकर अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो वो आपकी संवाद की स्थिति पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है। यानी कि ये एक संप्रेषण का ही रूप देखा जाता है, जिसके अंतर्गत संप्रेषण जब पूर्ण हो जाता है तो संवाद का उत्पन्न या फिर संवाद की स्थिति कहलाती है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि संवाद पूर्णतः समाज में, हमारे समाज में लगातार चलता हुआ एक बोल सकते हैं कि कार्य है जो कंटिन्यूअस डेली हमारे प्रतिदिन प्रति क्षण यानी कि प्रति एक सेकंड भी रुकता नहीं है। यहाँ पर हम रुक गए, लेकिन यहाँ पे दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, तो संवाद एक ऐसी स्थिति है जो लगातार चलती रहती है। जिसके अंतर्गत बात कर ली जाए तो दो देशों के बीच आपका शिखर वार्ता संवाद के, अब यहाँ पे देखा जाए कि एक व्यवहार रूप में संवाद कितने प्रकार के हो रहे हैं।
ठीक है, यानी कि दो देशों के बीच शिखर वार्ता संवाद। हम अभी पढ़ रहे थे बस दुनिया, भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारत के आसपास के वातावरण के बारे में। अब यहाँ पे संवाद क्या है कि एक शिक्षा और तथा विश्व स्तरीय के रूप में देखा जाता है। तो दो देशों के बीच यहाँ पर शिखर वार्ता, इट मीन्स क्या है कि वह, अब बात कर लेते हैं हमारा 4.1, जो आपका 4.1 है, जो आपका देखा जाता है शिखर वार्ता। इट मीन्स कि क्या है कि यहाँ पे पर्टिकुलर दो देश है जो एक दूसरे के प्रति अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। वो आपका देखा जाता है दो देशों के बीच किया गया शिखर वार्ता कहलाता है, जिसके अंतर्गत आप उदाहरण के रूप में बहुत से उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कि आपका देखा जाता है कि 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के बाद आपका देखा जाता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बाद किस प्रकार से इंदिरा गांधी के द्वारा शिमला में संधि हुई और इस पे बैठक बुला के आपका देखा जाता है कि ये शिमला समझौता संपन्न हुआ जिस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपका देखा जाता है, इससे पहले की बात कर लेते हैं तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जिस प्रकार से आपको पाकिस्तान चीन की व्यवस्था के कारण या फिर बोल सकते हैं पाकिस्तानी व्यवस्था के कारण किस प्रकार से हमारे देश में चीन जब हमला किया था 1962 के दौरान के आसपास से 1962 में, तो उस समय आपके लाल बहादुर शास्त्री जिस प्रकार प्रधानमंत्री बनकर आए और तथा उन्होंने ताशकंद समझौता हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद क्षेत्र में गए, लेकिन वहां पर अकस्मात मृत्यु होने के कारण उनकी ये समझौता असफल रहा। तो हम ये देखते हैं कि दो देशों के बीच शांति के रूप में या फिर किसी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के रूप में या फिर एक सकारात्मक तरीके से किया गया वार्तालाप या समझौता, वो आपके दो देशों के बीच शिखर वार्ता या फिर शिखर समझौता के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 4.4.4.2, जो आपका है साहित्य या कला सांस्कृतिक विषयक संवाद। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हम अपने कला यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कला है, उसके अंतर्गत आपके प्रेमचंद आ जाते हैं, जैनेन्द्र प्रसाद आ जाते हैं। उनके बीच जिस प्रकार परस्पर उनके रचनाओं में संवाद की स्थिति देखने को मिलती है कि उनकी रचनाएं किस प्रकार साहित्य क्षेत्र में क्या कहती है। लाइक डेट, जैसे कि पहले बात की जाए तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय काल में जिस प्रकार से पद को गद्य में बदल दिया गया, ब्रज भाषा को आपका खड़ी बोली और आपका देवनागरी भाषा का उपयोग करने लगे ताकि इंसान भारतीय लोगों को उस बात की समझ हो सके और वो अच्छे तरीके से उन मतलब रचनाओं को समझ सके, उन साहित्य को समझ सके। तो उनमें जो अब संवाद की स्थिति देखने को मिलती है वो आपका साहित्य या कला सांस्कृतिक विषय में किया गया संवाद कहलाता है। अब उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसका आपका 4.4.3 है, यानी कि साहित्यिक रचनाओं या फिल्म नाटकों में किया गया संवाद। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास जैसे कि नाटक होते हैं, जैसे कि नुक्कड़ में भी हमारे आसपास हमारे कहानी हो गए, नाटक हो गए, फिल्म हो गए। अब इनमें जिस प्रकार से संवाद किए जाते हैं वो आपका साहित्यिक रचना के रूप में किया गया संवाद कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार फिल्मों में दर्शाया जाता है, जिस प्रकार एक नाटक में दर्शाया जाता है, कहानी के रूप में बताया जाता है, तो उनके दो बीच बातचीत किया गया प्रक्रिया को ही आपका साहित्यिक रचना या फिर फिल्म नाटक में किया गया संवाद के रूप में जाना जाता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किया गया संवाद। इट मीन्स कि जो हमारे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किया गया संवाद है, जैसे कि आपको पता है इसरो अलग अलग प्रकार के आपके मिसाइल्स या फिर बोल सकते हो कि स्वदेशी या बोल सकते हो कि आपका बोल सकते हो अर्जुन हो गया या फिर बोल सकते हो ब्रह्मास्त्र हो गया, जिस प्रकार से ये आपके जो मिसाइल से इसरो के द्वारा निर्माण किया गया, तो ये आपके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि एक साइंटिस्ट, एक विज्ञान किस प्रकार से मतलब दूसरे साइंटिस्ट के साथ अपना परस्पर संवाद करता है, उन दोनों बीचों के बीच जिस प्रकार से वो वाद विवाद करते हैं, और आपका देखा जाता है कि वह ज्ञान विज्ञान किस प्रकार से आपके
आम लोगों के साथ किस प्रकार से परस्पर अपने न्यूज़ रिपोर्टर के माध्यम से या फिर बोल सकते हो न्यूज़ के माध्यम से वो जुड़कर लोगों के साथ संवाद करते हैं, वो आपका ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किया गया संवाद कहलाता है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्यक्तिगत संवाद, यानी कि पर्टिकुलर हम दो व्यक्तियों के बीच किए गए संवाद की प्रक्रिया को आपका व्यक्तिगत संवाद कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे पति पत्नी, प्रेम प्रेमिका, पिता पुत्र, पुत्री और मित्र, ये जितने भी भाई बहन आपके बोल सकते हैं रिश्तेदार, ये जितने भी आपके ये हैं, इनसे हम जो बातचीत करते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, तो वो आपका व्यक्तिगत संवाद के अंतर्गत आ जाता है, जिसके अंतर्गत एक पत्नी पत्नी का भी व्यवहार आ जाता है, एक पुत्र पिता, एक माता पिता का भी आ जाता है। तो ये आपका व्यक्तिगत किया गया संवाद कहलाता है, यानी कि इसमें हमारे पर्टिकुलर हमारे आसपास के रिलेशन संबंध होते हैं, चाहे एक बोल सकते हो कि फादर एंड बोल सकते हो सन का हुआ या डॉटर का हुआ, मदर एंड डॉटर का हो गया, या फिर पिता पुत्र का हो गया। ये सारी बातें जिस प्रकार से एक दूसरे से ये बातचीत करते हैं, वो आपका व्यक्तिगत स्तर पर किया गया संवाद कहलाता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है सामाजिक आदान प्रदान। आपका पेज नंबर है पूर्णतः आपका 71, और यहाँ पे 4.5 है सामाजिक आदान प्रदान। ठीक है, यानी कि समाज में हम जिस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, वो आपके बोल सकते हो कि सामाजिक आदान प्रदान करना कहलाता है। तो वास्तव में पर्टिकुलर एक मानव है, अपने आसपास के वातावरण को ही आपका देखा जाता है कि वो संवाद कहलाता है, या फिर उसके आसपास के वातावरण में रह रहे लोगों के साथ जो बातचीत करता है, वो परस्पर संवाद या फिर संप्रेषण के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत समाज में जिस प्रकार से जो नागरिक जैसा पाया जाता है, तो हम उसी प्रकार से अपनी वार्तालाप को पूर्ण करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई बुजुर्ग पाया जाता है, तो उस स्थिति में आपके उन बुजुर्ग से हम अपने आदरणीय या फिर बोल सकते हैं सद्भावना से बातचीत करते हैं, सुसज्जित शब्दों का, सुंदर शब्दों का चयन करके बातचीत करते हैं, वो आपके सामाजिक आदान प्रदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब उसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि एक मनुष्य जिस प्रकार के दूसरे मानव के साथ समाज में रहकर अपने आदान प्रदान की स्थिति या फिर बोल सकते हो बातचीत करके अपने जीवन को सरल तथा सुगम बनाने का प्रयास करता है, तो वो आपका सामाजिक आदान प्रदान के रूप में जाना जाता है, कि ताकि एक मनुष्य जिस प्रकार से अपने समाज में रहकर अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो वो आपका सामाजिक आदान प्रदान कहलाता है। हैं कि पूर्णतः हमारे समाज में शिष्टाचार होता है, इट मीन्स कि जो हमारे एक बुजुर्ग व्यक्ति से हम किस प्रकार से अपने बड़े से लोगों से समाज में शिष्टाचार के रूप में बातचीत करते हैं, समाज में हमारी सांस्कृतिक और रस्मों के रूप में हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के घर पे अभी आपका बोल सकते रमजान खत्म हुआ था, तो ईद के दिन किस प्रकार से हमने क्या दूसरे व्यक्तियों से बात किया कि ईद मुबारक हो, रमजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इस तरीके से बोलते हैं। भाईजान ईद मुबारक हो, अम्मीजान ईद मुबारक हो, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये भी एक हमारा जो संवाद करने की परिस्थिति है हमारे समाज में, पूर्णतः आपका देखने को मिलता है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप में बदलता रहता है। अब इसके अंतर्गत हमें यह भी देखने को मिलता है कि समाज में कोई ऐसा नागरिक भी हमारे सामने होता है कि जो अत्यधिक शिक्षित तथा एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित होता है जो पूर्णतः वो एक सम्मानजनक क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि उसके पास उच्च ज्ञान हो। हम जिससे ज्ञानी होते हैं, यानी कि जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत नॉलेजेबल हो, तो हम उससे भाई हमारे मन में थिंकिंग हो जाता है कि वो उसके पास ज्ञान का भंडार है, तो हम उनसे प्रेम से बोलते हैं, बहुत प्यार से शब्दों का प्रयोग करते हैं। और कोई सलाह साहित्य या कला क्षेत्र में हो गया, यानी कि कोई मान लो कि कोई म्यूजिशियन हो गया, भाई कोई आर्टिस्ट हो गया, लाइक डेट, तो हम उनसे भी बहुत प्यार से बोलते हैं। तो ये हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत हमारे संवाद की स्थिति उनके अनुसार देखने को मिलती है। तो अब आ जाता है हमारे पॉइंट है आपका 4.5.1, यानी कि सामान्य शिष्टा का आदान प्रदान। सामान्य शिष्टा का आदान प्रदान ये देखने को मिलता है कि जिसके अंतर्गत मानव एक प्राणी के रूप में, या फिर जिस प्रकार से मानव अपने शिष्टाचार का मतलब ही होता है कि अपना
एक ऐसा बिहेवियर जो सामने वाले को दुखित ना करे। एक बोल सकते हैं कि सामने वाले के साथ सम्मान पूर्वक सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए बातचीत करें, जिसके अंतर्गत शिष्टाचार ही हमारे संस्कार को दर्शाता है कि एक व्यक्ति जिस प्रकार शिष्टाचारी होता है तो उसके संस्कार उसके अंतर्गत भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है उनके माता पिता का। अब इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि समाज में जो शिष्टाचार यानी कि समाज में हम जिस प्रकार से अपने छोटों से भी बातचीत करने के लिए या फिर अपने विचारों का या फिर शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए हम उनसे प्रेम से बोलते हैं, तो वो भी हमारा सामाजिक शिष्टाचार या फिर सामान्य शिष्टाचार के रूप में देखा जाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देख लेते हैं कि एक दूसरे से किया गया मतलब शुभ प्रभात, आपका प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इस तरीके से हम पूछते हैं, तो ये भी एक शिष्टाचार के रूप में होता है। अब जैसे कि हम किसी बड़े व्यक्ति से बात करने के लिए, हम अपने दादाजी से बात करने के लिए, दादाजी नमस्ते, कैसे हैं, इस तरीके से हम बातचीत करते हैं, तो ये आपका शिष्टाचार कहलाता है। अब जिसके अंतर्गत हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, तो शिष्टाचार आपके आदान प्रदान, जिस प्रकार हम अपने दफ्तर यानी कि अपने व्यवसाय क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे कोई मेहमान आ गया, कोई आपके गेस्ट आ गए, तो उनसे हम क्या बोलते हैं, अंकल जी नमस्ते, और कैसे हो, कुछ आने में आपको देरी तो नहीं हुई, अच्छे से आ तो गए। इस तरीके से हम जो बोलते हैं ये आपका शिष्टाचार कहलाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट 4.5.2, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक रस्मों और त्योहारों का आदान प्रदान। यानी कि इसमें आपके पर्टिकुलर रस्म आ जाते हैं, यानी कि जो आपके देखा जाता है कि आपका विवाह हो गया, विवाह संबंधित आपका देखने को मिलता है, जब कोई हम किसी को बधाई देते हैं, हाँ, जैसे विश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इस तरीके से बोलते हैं, तो ये भी एक बोल सकते हो कि आपका क्या होता है, ये भी एक संवाद यानी कि आदान प्रदान की स्थिति पाई जाती है। आपके त्योहार की बात कर लेते हो, तो जिस प्रकार से आपकी दिवाली आती है तो बहुत सारी मिठाइयाँ आने लगती है घरों में। उसके अंतर्गत चाहे आपकी होली आ गई, चाहे आपकी ईद आ गए, तो ईद में देखा जाए तो खीर बनता है। तो इस तरीके से खीर किस प्रकार से सम्मान पूर्वक तरीके से हम बोलते हैं, भाईजान हम आपके ईद ईद पे घर आएंगे, आपके घर की सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती है। आपका देखा जाता है कि इस तरीके से हम अपने आदान प्रदान करते हैं शब्दों का, तो वो आपके देखने को मिलता है। दिवाली होगी, होली हो गई, गुरु गुरु पूर्णिमा हो गया, क्रिसमस हो गया, इन सब से जिस प्रकार से हम अपने इस त्योहारों पर जिस प्रकार से हम वार्तालाप करते हैं एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, तो वो एक खुशहाल तथा खुशी से भरपूर होकर बातचीत करता है। अगर वही आपके रस्मों की बात कर ली जाए, तो जैसे कुछ संस्कृति हो गई, कुछ रस्म ऐसे हो गए जो आपके पूर्णतः खुशहाल होते हैं तथा पूर्णतः आपके देखो होते हैं दुख से होते हैं। अब रस्म की बात कर ली जाए, तो जैसे जिस प्रकार आपका पंडित विवाह का रस्म पड़ता है, तो सबके लिए एक प्रसन्नता तथा एक खुशी का महोत्सव के रूप में देखा जाता है। अगर वही पंडित अगर देखा जाए कि एक मृत्यु के बाद रस्म करता है, यानी कि मृत्यु के मतलब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके शांति के लिए रस्म करता है, तो वो एक दुख तथा पीड़ाओं से भरा भरपूर रूप से आपका देखा जाता है कि अपने शब्दों का आदान प्रदान करता है। 5.3 यानी कि क्षेत्रों प्रांतों का बीच आदान प्रदान। प्रांत किसे बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि पहले हमारा भारत किस प्रकार प्रांतों में विभाजित था, यानी कि छोटे छोटे स्तर छोटे छोटे भागों में विभाजित था। तो अब उन क्षेत्रों के ऊपर जैसे कि आपका देखने को मिलता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रांत, पहले अलग अलग सांस्कृतिक अलग अलग बोल सकते हो कि धर्म जाति के लोग थे, तो वो अलग अलग प्रांतों में पाए जाते हैं। यानी कि देखा जाए ना, क्षेत्र विभाजन का जो छोटा स्तर होता है, जैसे कि जाति हो गया, कोई वर्ग हो गया या फिर ऊंच नीच हो गया, तो वो उनकी जो एक विभाजन की परिस्थिति थी, चाहे शिक्षा हो गया, तो वो एक प्रांत के रूप में पहले अपने आप को देखा करते थे। जिसके अंतर्गत हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, इस तरीके से जो ये क्षेत्र है या फिर वो संस्था है या फिर संगठन है, ये आपस में जो बातचीत करते हैं, ये क्षेत्रों प्रांतों के बीच किया गया बातचीत कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम एक शांति तथा अपने व्यवसायिक क्षेत्र तथा अपने औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से या फिर अपनी आतंकवाद की स्थिति को खत्म करने के लिए हम इन प्रांतों के बीच किए गए वार्तालाप को ही या फिर आदान प्रदान को ही आपका क्षेत्रों के प्रांतों के बीच किया गया वार्तालाप या फिर आदान प्रदान की स्थिति पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पाकिस्तान के साथ हमारा वार्तालाप होता है, तो ये एक क्षेत्र या प्रांतों के बीच किया गया आदान प्रदान की व्यवस्था पाई जाती है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है 4.5.4,
यानी कि व्यावसायिक क्षेत्रों में आदान प्रदान, व्यावसायिक क्षेत्रों में जिसके अंतर्गत आपका देखा जाता है कि व्यापार आ गया, उद्योग आ गया, आपका कृषि आ गया, प्रशासन आ गया, या फिर जिस प्रकार से आजकल देखने को मिलता है कि शेयर मार्केट बोल सकते हैं कि आजकल पर्टिकुलर हर क्षेत्रों में शेयर मार्केट, शेयर बाजार जिस तरीके से है, उन क्षेत्रों में हम बातचीत करते हैं या फिर आदान प्रदान करते हैं, तो वो आपके व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया आदान प्रदान कहलाता है। जिसके अंतर्गत आपकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर ये जो है व्यावसायिक क्षेत्र पूर्णतः डेवलपमेंट या फिर डेवलप्ड एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। लाइट एट आपका मुंबई हो गया या फिर दिल्ली हो गया, तो उन क्षेत्रों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इस क्षेत्रों में हज़ारों लोग एक दूसरे से शेयर मार्केट करते हैं। तो इन दोनों के बीच जिस प्रकार से वार्तालाप होता है, तो वो ही आपका व्यावसायिक क्षेत्रों में किया गया आदान-प्रदान कहलाता है, जिसके अंतर्गत मानव समाज में रहकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, अपने संस्कृति को पूरा करने के लिए, अपने एक-दूसरे के लिए अपने वार्तालाप की स्थिति को पूर्ण करता है तथा संवाद की स्थापना करता है। तो ये आपके पॉइंट थे, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया आदान-प्रदान क्या कहलाता है। अब उसके बाद आपका निश्चित रूप से आपका देखने को मिलता है कि 4.6 है सारांश। सारांश स्टूडेंट आपका देखने को मिलता है कि ये आपका सारांश की बात कर लीजिए तो ये आपका कंक्लूजन होता है, जिसके अंतर्गत हमारा 4.6 है। इस इकाई में हमने संप्रेषण के विविध रूप पढ़े, जिसके अंतर्गत भाषा का ज्ञान हुआ कि अलग-अलग भाषा अलग-अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से बोली जाती है तथा किस प्रकार से किस क्षेत्र में हमारा संवाद की स्थिति कैसी रहती है, हमारे आदान प्रदान की स्थिति कैसी रहती है, साक्षात्कार क्या आता है, वास्तव में संप्रेषण के रूप क्या होते हैं। तो इन सभी भावनाओं को हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमें ये पता चला कि साक्षात्कार हमारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर किसी विशेष रूप में किसी विशेष मुद्दे पर किया गया विचारों का आदान प्रदान जो कि पूर्णतः स्थापित हो जाए, वो आपका साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है। तो इस तरीके से हमने ये अपने पूरे चैप्टर को पढ़ा। अब इसके कुछ क्वेश्चन है 4.7 जो आपके बोथ प्रश्न के उत्तर के रूप से जाने जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।